जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा रसिया यूक्रेन जंग तकरीबन 2.5 महीने से चल रहा है। लेकिन जब से जंग शुरू हुआ है तब से वेस्टर्न मीडिया भारत के ऊपर, मीडिया के जरिए जो वेस्टर्न कंट्री है वो अपनी मीडिया के जरिए भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि भारत कैसे भी करके रसिया की साथ ना दे। लेकिन मीडिया के जरिए उनका प्लान बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार एक तरीके से फैक्ट के साथ इस जंग को, मतलब जो भारत रसिया से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीदना हो या फिर जो भी प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया के थ्रू हो रहा था, उन्हें काउंटर करने में कामयाब रहा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका ही रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप भारत की कंपेयर करोगे तो भारत के साथ चीन है, चीन को लेकर भी वो देश उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि चीन के साथ भी उनका ट्रेड है। तो वो भारत को एक तरीके से आप कह सकते हो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मीडिया एक तरीके से अब तक तो मीडिया चल रहा था, लेकिन अब मीडिया के आगे जो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल है या फिर उनके दूसरे देशों में राजदूत है, वो भी भारत के ऊपर दबाव डालने में पीछे नहीं रहे हैं। आप सबको पता होगा कल जो नीदरलैंड के राजदूत है ब्रिटेन में, उन्होंने हमारे जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं त्रिमूर्ति जी, उनको एक तरीके से ट्रोल करने के लिए या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो दबाव डालने की कोशिश किए थे। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन जो मानवाधिकार संगठन है, वहां से तो रसिया को हटा दिया गया है, क्योंकि रसिया के ऊपर ये आरोप लगा है कि यूक्रेन के जो बुचा सिटी है वहां पर जो कॉमन मैन है उनको रसिया ने मारा है। हालांकि जब तक इंडिपेंडेंट आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे वहां पर क्या हुआ है, सच्चाई बिल्कुल सामने नहीं आएगा। क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि वो काम रसिया ने किया है। रसिया का मीडिया या फिर रसिया का ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो लोग मरे हैं वो प्रो रसियन लोग हैं, उनको तो रसिया ने कभी छुआ भी नहीं था। उन्हें खुद यूक्रेन के जो सेना है उन्हें मारकर रसिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोनों साइड पर एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लेम गेम चल रहा है और दोनों की बातों पर दम है। अगर कोई तीसरा देश जो इंडिपेंडेंट इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो सच्चाई बिल्कुल सामने नहीं आएगा। रसिया भी इस जंग में रूल तोड़ रहा है और यूक्रेन भी कोई दूसरे धुला हुआ नहीं है। और यूक्रेन भी बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो जंग से पहले जो यूक्रेन में लोग रह रहे थे प्रो रसियन, उनके ऊपर तो यूक्रेन के जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो तो अत्याचार कर ही रहे थे। रसिया के हिसाब से तो 10,000 से ऊपर भी लोगों को मारा गया है जो प्रो रसियन है और यूक्रेन में रह रहे थे। तो इसी वजह से दोनों साइड में एक तरीके से आप कह सकते हो जो अभी प्रेजेंट टाइम में जंग के नियम को तोड़ रहे हैं या इससे पहले दोनों साइड गलत ये पर थे। कोई एक तरीके से अगर कोई कह रहा है नहीं रसिया बिल्कुल ठीक है, वो भी 100% गलत होगा, और कोई कह रहा है कि अगर यूक्रेन 100% ठीक है, वो भी गलत होगा। क्योंकि अगर आप जेलेंस्की को देखोगे, जेलेंस्की के बयान देखोगे, जो वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो बिल्कुल एक तरीके से उल्टा था आज जो बयान दे रहे हैं। और जो बाइडेन का अगर देखोगे, वो जब राष्ट्रपति नहीं थे या फिर 15-20 साल पहले उनके स्टेटमेंट देखोगे तो उनका भी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये एक तरीके से मैं तो साफ कहना चाहता हूं, हालांकि ये कहने पर वीडियो पर बयान वगैरह भी हो सकता है। मैं आपको इशारों में कह देता हूं, अगर आज यूक्रेन में जो कुछ बर्बादी हो रहा है उसके पीछे अगर कोई ज्यादा जिम्मेदार है तो मैं जेलेंस्की को ही मान रहा हूं। और इसके पीछे बहुत सारे वजह है, लेकिन हम खुलकर नहीं बता सकते। तो आप पहले वो ट्वीट दिखा देता हूं। देखिए, नीदरलैंड के जो राजदूत है ब्रिटेन में, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत क्यों जनरल असेंबली में जब रसिया के खिलाफ कोई भी बिल आता है तो भारत क्यों एब्सेंट रहता है। तो इससे पहले या फिर इससे बाद जो भी अगर कोई रसिया के ऊपर आए तो भारत उसमें भाग ले और रसिया के खिलाफ वोट दे। इसके बाद जो त्रिमूर्ति जी है उन्होंने बिल्कुल साफ जवाब दिया कि मतलब कोई दूसरा देश हमें लेक्चर नहीं करेगा, हमारी इंटरेस्ट में क्या है और क्या नहीं है। और उसके बाद जो नीदरलैंड के राजदूत है वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अगर आप नीदरलैंड को देखोगे तो बिल्कुल कोस्ट लाइन पर है और ब्रिटेन से ज्यादा दूर है नहीं, और यूरोपियन यूनियन में एक इंपॉर्टेंट देश है और भारत के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप ब्रिटेन तो अभी यूरोपियन यूनियन से या फिर अलग हो गया है, अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखोगे जो टॉप 3-4 कंट्री है जिनके साथ भारत का ज्यादा ट्रेड होता है, उनमें नीदरलैंड आता है। जर्मनी और बेल्जियम, फ्रांस के बाद नीदरलैंड आता है, और फ्रांस नीदरलैंड के बीच टॉप 3 पोजीशन को लेकर कभी फ्रांस आगे होता है तो कभी नीदरलैंड आगे होता है। तो नीदरलैंड भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, हम नीदरलैंड को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इस जंग में कोई भी शरीफ नहीं है। अगर आप यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका
का अभी बिल्कुल उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है या फिर उनका जो मीडिया नैरेशन वार है वो बिल्कुल यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रसिया को विलेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से रसिया की बुराई हमारी नजर में आ रहा है। जो बाकी दूसरे पार्ट है यूक्रेन या फिर यूक्रेन आर्मी का जो नेगेटिव साइड है वो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। और इससे भारत में भी बहुत कुछ आपको लोग मिल जाएंगे जो यूक्रेन को एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से रसिया हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। दोनों सेना गलती कर रहे हैं, रसिया भी गलती कर रहा है और यूक्रेन भी गलती कर रहा है, और जो जंग के नियम है दोनों साइड से टूट रहे हैं। अगर आप अभी आ जाते हैं नीदरलैंड के ऊपर, ठीक है, ये लोग रसिया के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर रसिया को सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं और कुछ हद तक किए भी हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड में 100% काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ट्रेड वाइज देखोगे, नीदरलैंड जो भारत को लेक्चर दे रहा है या फिर उनके जो राजदूत, उनके जो ऑफिसर वो भारत को लेक्चर दे रहे हैं कि क्यों तुम रसिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तो ये लोग रसिया के खिलाफ बोलकर क्या एक तरीके से मैं कहूंगा कि उखाड़ लिए हैं। अगर आप देखोगे ट्रेड वाइज, भारत का रसिया के साथ जितना ट्रेड नहीं है उससे दोगुना ज्यादा ट्रेड नीदरलैंड रसिया के साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि नहीं यूक्रेन में जो है वो गलत हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन आप खुद रसिया के साथ ट्रेड करके रसिया को एक तरीके से आप फंडिंग कर रहे हो। अगर उनके आरोप के हिसाब से हम देखेंगे तो, अगर जैसे मैंने आपको शुरू में 2-3 दिन पहले एक डाटा दिखाया था, अगर उस लिस्ट में देखोगे कौन से देश यूक्रेन जंग के बाद रसिया के साथ ज्यादा क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड किए हैं, आप देखो पहले नंबर पर जर्मनी है, दूसरे नंबर पर इटाली है, तीसरे पर चीन है। तो चीन तो होगा ही क्योंकि चीन का तो बॉर्डर से यार होता है और चीन भी ज्यादा एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल वगैरह बाहर से इंपोर्ट करता है। हालांकि भारत जैसा नहीं, लेकिन फिर भी 60% के करीब चीन भी इंपोर्ट करता है और रसिया उसके पास है तो रसिया से वो ट्रेड करेगा ही। 4th नंबर पर देखो नीदरलैंड है, जो खुद हमें लेक्चर दे रहे हैं, वो 4th पोजीशन पे, और भारत देखो बिल्कुल आखिर टॉप 20 या 19th पोजीशन पर है। अगर आप देखोगे क्या ज्यादा खरीदा है नीदरलैंड ज्यादा खरीदा है पाइपलाइन गैस, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल, उसके बाद है एलएनजी और ऑयल प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल से तकरीबन 30-40 और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं वो, और आखिर में कोल। भारत तो सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो कोल और क्रूड ऑयल लिया है और वो आंकड़ा तकरीबन 1 बिलियन या $1.5 बिलियन के आसपास होगा ज्यादा से ज्यादा पिछले 2 महीने में। अगर आप नीदरलैंड को देखोगे तो नीदरलैंड का तकरीबन 6,000 मिलियन यूरो, उसे अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो $7-8 बिलियन के आसपास हो जाएगा। और ये भी 10-15 दिन पहले की डाटा है और प्रेजेंट टाइम में ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरीके से भारत जितना पिछले 2 महीने में नहीं किया है, तो अगर आप यूरोपियन कंट्री बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन वगैरह, पोलैंड वगैरह, स्लोवाकिया जो यूरोपियन कंट्री है और जो अभी रसिया के एग्नेस्ट होने की शो कर रहे हैं, उनको ऐड कर दो तो भारत से 20-30 गुना ज्यादा रसिया से ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या फायदा हुआ? आप रसिया के खिलाफ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? अगर आप ग्राउंड में कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और आप रसिया के साथ ट्रेड जैसे पहले था उससे ज्यादा कर रहे हो या कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा हुआ? उस लिस्ट में देखो अमेरिका भी है और अमेरिका भारत से आगे है। अमेरिका की पोजीशन देखो नीचे से 3rd पोजीशन पे है और वो भारत से ज्यादा क्रूड ऑयल खुद, जो अमेरिका अब दुनिया में एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा क्रूड ऑयल मतलब बना रहा है सेल ऑयल से, वो भी रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और भारत को लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं तुम रसिया से सस्ते दाम पर ऑयल और गैस मत खरीदो। भारत तो कम से कम ये बोल रहा है कि दोनों साइड से मतलब जंग को रोकना चाहिए या फिर दोनों साइड बातचीत करके ये मुद्दे को हल करना चाहिए। भारत दोनों साइड को बोल रहा है, ना कि एक तरफा भारत बोल रहा है रसिया को नहीं तुम जो यूक्रेन में कर रहे हो गलत कर रहे हो, या यूक्रेन को बोल रहा है भारत नहीं तुम जो रसिया बोल रहे हो वो सही है यूक्रेन गलत है। ऐसा तो भारत बिल्कुल नहीं कर रहा है, कह रहा है। भारत तो बिल्कुल बैलेंस करके दोनों साइड को बोल रहे हैं कि नहीं दोनों साइड बैठकर बातचीत करना चाहिए। जब जेलेंस्की के पास मौका था, वो अगर डोनाबास वाला एरिया जो रसिया के लोग ज्यादा थे वो एरिया रसिया पहले लेना चाहता था, या फिर ये जो पहले उनका डील हुआ था उस हिसाब से यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो बात को जेलेंस्की मान लेते तो आज तो इतना बड़ा बर्बादी नहीं होता। पहले खुद जेलेंस्की इसी बात को लेकर मीडिया में उनका बहुत सारे पुराना इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, जब 10-15 साल पहले वो कॉमेडियन थे और पॉलिटिक्स में आए नहीं थे। तो फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया कि वो यूरोपियन यूनियन के चक्कर में या फिर अमेरिका के चक्कर में यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिए हैं। चलो ठीक है, वो डीप पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो आवाज को दबा दिया जाएगा और वही लोग दबाएंगे जो फ्री स्पीच या फिर फ्री मीडिया की बात ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो उठाते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मुझे अच्छा लगा कि भारत सरकार अभी हमारे देश की इंटरेस्ट क्या है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और जो भी ऐसे बकवास कर रहे हैं उनको सही तरीके से जवाब भी दिया जा रहा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।